Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। MCQ है अपना ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विथ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। ठीक है, हमारे पास में क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे हैं हम एक पेशेंट की, और पेशेंट क्या है, बच्चा है, इन्फेंट है एक, उसको क्या किया गया है, क्लेफ्ट पैलेट की रिपेयरिंग की गई है उसके। ठीक है, द नर्स शुड पोजिशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। तो अब अभी क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिवली जो नर्स को पोजिशन प्रोवाइड करवाने हैं ऐसे बच्चे को जिसको क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की गई है, तो कौन सी पोजिशन उसको देंगे, ऑन साइडलाइन पोजिशन, इन एन इन्फेंट सीट, प्रॉन पोजिशन या फिर सुपाइन पोजिशन। भाई साइडलाइन पोजिशन देंगे, इन्फेंट सीट पे उस पर लेटाएंगे, या फिर प्रॉन देंगे, या फिर सुपाइन पोजिशन देंगे। इसकी बात हो रही है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हुआ है। ठीक है, मतलब क्या किया गया है, पैलेटोप्लास्टी। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो इसके रिगार्डिंग अपन एमसीक्यूज भी और भी सॉल्व करने वाले हैं, केवल ऐसे नहीं कि अपन केवल इसी पोजीशन पे जाएंगे, और इससे क्या एमसीक्यू बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करता हूँ। अपन फाइनली इसके एमसीक्यूज पे भी आंसर, करेक्ट आंसर पे भी जाएंगे, उससे पहले अपन अपना इस टॉपिक के रिगार्डिंग और क्या एमसीक्यू बनता है वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लेफ्ट लिप की, क्योंकि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट अपन दोनों ही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं अपने यहाँ पे, नोट सेट के लिए और केजीएमयू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लेफ्ट लिप्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, क्लेफ्ट लिप है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल क्लेफ्ट फॉर्मेशन इन अपर लिप। मोस्ट कॉमन ये कहाँ होता है, अपर लिप के अंदर होता है। ठीक है, अपर लिप के अंदर जॉइंट कंप्लीटली वो लिप जॉइंट नहीं रहता है, बीच में से क्लेफ्ट बन जाता है, इसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। अब देखिए, ये तो हो गया क्या, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू इससे बनेगा, तो क्या बनेगा कि लिप फॉर्मेशन कब तक हो जाता है, नॉर्मल लिप फॉर्मेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना नॉर्मल लिप फॉर्मेशन है, कितने टाइम में हो जाता है। तो फॉर्मेशन सबसे पहले तो कहाँ से होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होगा, नेक्स्ट एमसीक्यू तो वर्मिलियन बॉर्डर। लिप का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो वर्मिलियन बॉर्डर पे होता है। कब होता है, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, बिटवीन बिटवीन 5 to 12 वीक पे कंप्लीट लिप का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, क्लेफ्ट लिप। ठीक है, जो गेस्टेशन पीरियड रहता है 5 to 12 वीक का, उतने में हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्लेफ्ट पैलेट की। तो देखिए, क्लेफ्ट पैलेट का जो है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो हार्ड पैलेट रहता है वहां पे क्या बन जाएगा, क्लेफ्ट, मतलब फ्यूजन नहीं हो पाएगा क्लेफ्ट पैलेट का। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, क्लेफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो रहता है अपना, जो रूफ बनाती है ओरल कैविटी का, वहां पे आपको फ्यूजन कंप्लीटली नहीं देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और जो नॉर्मली इसका फ्यूजन कब हो जाता है, नॉर्मल फ्यूज्ड बाय कितने, कौन से वीक पे कंप्लीटली फ्यूज हो जाएगा, ये हो जाता है 9 to 12 वीक पे। तो ये कुछ 2-3 एमसीक्यूज बन जाते हैं अपने केवल इस इंट्रोडक्शन के टॉपिक से। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की, कि कॉजेज क्या 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 देखने को मिलेंगे आपको। कोच में देखो, एक तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल अब्यूज। मदर अगर एल्कोहल का यूज कर रही है तो बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, टॉर्च इन्फेक्शन। ये दोनों यहाँ पे मोस्ट कॉमन रहते हैं। और ड्रग एब्यूज भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी भाई, एक तो यहाँ पे लिप की प्रॉब्लम है तो सेकिंग प्रॉब्लम आएगी, और फीडिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, इसके अंदर पोजीशन क्या देंगे। तो देखिए, क्लेफ्ट पैलेट पीडियाट्रिक का टॉपिक है ये। तो देखो, क्लेफ्ट पैलेट से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की बात करता हूँ मैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ओटाइटिस मीडिया, एमसीक्यू पूछा हुआ आपसे। इसके बाद में देखिए
क्या देखने को मिलेगा, माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और हियरिंग प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे बच्चे में देखने को मिलती है। अब हम करते हैं इसका क्या, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से प्रायर हमको क्या करना पड़ेगा कि फॉर प्रिवेंट, मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं, फॉर प्रिवेंट एस्पिरेशन, कि भाई बच्चा जो है वो एस्पिरेट ना कर ले फीडिंग को। एस्पिरेट से बचाने के लिए हम एक स्पून का यूज करते हैं, तो उसका एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है अपने से, उसको हम बोलते हैं पालाडाई स्पून। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका क्लेफ्ट पैलेट का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट अपन टॉपिक कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पलाडा स्पून का यूज क्या होता है कि भाई जो बैक ऑफ द माउथ है वहां पे अपन डायरेक्ट फूड को डाल सकें। अगर अपन सेंटर में रखेंगे तो हो सकता है वो एस्पिरेट हो जाए, ठीक है, नेजल कैविटी के थ्रू चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हार्ड पैलेट जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, पैलाडाई स्पून का यूज करते हैं। ठीक है, बैक टू द माउथ का मेरा क्या मीनिंग है, हार्ड पैलेट के नीचे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सॉफ्ट पैलेट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है अपना माउथ का, वहाँ अपन जो है उसके जगह पे क्या रखेंगे, अपन फूड रखेंगे ताकि वो बच्चा है वहाँ से फूड को स्वेलो कर सके। इसके बाद में देखो, और यहाँ पे मैनेजमेंट में अपन क्या क्या अपन लेते हैं, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक से आपका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या मतलब है, देखो टेक्निक का नाम क्या है, टेक्निक का नाम है ESSR टेक्निक। ये भी एमसीक्यू बना हुआ है तो ये भी ध्यान में रखना। ESSR टेक्निक किसमें यूज करते हैं, तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर। अब इस टेक्निक में करते क्या है, तो देखिए ई से क्या मतलब होता है, एनलार्ज द निपल। निपल को एनलार्ज करने का मतलब क्या है कि जो वो हार्ड पैलेट तक ना पहुंचे, थोड़ा और पोस्टीरियरली यहाँ पे क्या सॉफ्ट पैलेट तक वो पहुंचे ताकि उससे एस्पिरेशन ना हो। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टिमुलेट द सकिंग। ESR टेक्निक के बारे में भी अपने से पूछा जाता है कि इसमें से कौन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एस से क्या मतलब होता है, स्वेलो, कि भाई अच्छे से बच्चा स्वेलो करे। नेक्स्ट आर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो ये 4 पैरामीटर रहते हैं अपने किसके, ESSR टेक्निक के। इसके बाद में देखो क्या करना है, इलेवेट द हेड एंड ऑफ बेड। ये हमारा आफ्टर फीडिंग का प्रोसीजर है। अभी तो हमने बात किया कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है अगर हमने सर्जरी नहीं की है तो। मेनली मैनेजमेंट का हमारा मोटो क्या रहेगा कि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है हमें, और किस प्रकार से हम कर सकते हैं, राइस ट्यूब भी डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो ये हमारा क्या रहता है, फीडिंग का टेक्निक का मैनेजमेंट रहता है अपना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या, इन दोनों का मैनेजमेंट के बारे में। एक साइड में मैं लिख रहा हूँ क्लेफ्ट लिप, दूसरी साइड में लिख रहा हूँ क्लेफ्ट पैलेट। दोनों का मैनेजमेंट साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि आपके रिकॉल करने में इजी रहे, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले देखो क्लेफ्ट लिप की अगर सर्जरी कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, चाइलोप्लास्टी। नेक्स्ट कब करते हैं, ये हर लाइन में एमसीक्यू है देखो। नेक्स्ट कब करते हैं, विद इन 6 मंथ ऑफ एज, या फिर फर्स्ट डे ऑफ बर्थिंग। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कब किया रहता है, 6 मंथ पे किया रहता है क्लेफ्ट लिप का। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको पूछे तो आपको किसका आंसर करना है, ऑप्शन केवल 6 मंथ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ सर्जन पे डिपेंड रहता है वो कब करे। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या सकिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो कई बार अप्रोच कर लेते हैं, मगर बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपना, बर्थ से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर अपना कर लेना चाहिए, बर्थ टू 6 मंथ। अब देखो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करनी है, चाइलोप्लास्टी करनी है, तो एक रूल फॉलो करते हैं अपन। इस रूल को हम बोलते हैं रूल ऑफ 10। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है। देखो मैं जब भी ये एरो का मार्क लगाता हूँ तो समझ लेना वहाँ पे एमसीक्यू बना हुआ है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का यही रहता है, जब मैं एरो लगा रहा हूँ तो उसको समझ लेना कि अलग से मैं बता रहा हूँ लाइन को, तो वहाँ पे एमसीक्यू पूछा रहता है। तो रूल ऑफ 10 में होता क्या है,
रूल ऑफ 10 में होता है कि भाई एक तो उस बच्चे की जो एज है वो मिनिमम 10 वीक की हो जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपना बेस्ट आंसर क्या रहता है, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर हमें सर्जरी करनी होती है, ठीक है। 10 वीक की एज हो जानी चाहिए। इसके बाद में वेट, वेट कितना होना चाहिए, 10 पाउंड्स। और उसके बाद में बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना रहना चाहिए, मिनिमम 10 ग्राम/dl तक तो होना ही चाहिए। ये अपना क्या है, क्राइटेरिया है सर्जरी करने का, ओके। आई थिंक आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड देखिए नेक्स्ट एंड फाइनल एमसीक्यू इससे कि पोजीशन क्या देनी है, पोजीशन क्या देनी है टुवर्ड द अनअफेक्टेड साइड, हमें क्या देना है, पोजीशन देना होता है क्लेफ्ट लिप के अंदर। और कभी भी क्लेफ्ट लिप के अंदर हमें प्रोन पोजीशन नहीं देना होता है, ठीक है। दूसरा देखो, क्लेफ्ट लिप के अंदर एक असिस्टिव डिवाइस का हम यूज में लेते हैं, इसे आप क्या बोलते हो, लोगन बो। इसकी आप इमेज देख सकते हो एग्जाम के अंदर, एग्जाम भी देखने, इमेज भी देखने को मिलती है, तो आप गूगल कर लेना इसकी इमेज, लोगन बो का यूज में लिया जाता है। और क्लेफ्ट लिप के अंदर जो रिस्टेन लगाते हैं उसका क्या नाम है, ये भी पूछा गया है। सारे एमसीक्यू निकाल दिए मैंने एक बार ही। क्लेफ्ट लिप के अंदर जो रिस्टेन हम यूज में लेते हैं उसे कौन सा रिस्टेन बोलते हैं, तो एल्बो रिस्टेन, ठीक है। एल्बो रिस्टेन हम कहते हैं, एल्बो रिस्टेन का हम काम में लेते हैं ताकि इंजरी वगैरह ना कर ले बच्चा, खुद के सूचर्स वगैरह यहाँ पे ना कर ले। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। तो क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी करते हैं उसमें क्या नाम है, पैलेटोप्लास्टी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कब करते हैं, तो बिटवीन 6 मंथ टू 24 मंथ के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। और ये अगर एमसीक्यू में ना रहे तो कब करते हैं, बिफोर, अगर ये ऑप्शन बी एमसीक्यू में ना रहे बिटवीन 6 मंथ टू 24 मंथ, तो अपन कब कर सकते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, बिफोर स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन से पहले पहले हमें सर्जरी परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन इसके अंदर पोजीशन क्या देंगे, तो पोजीशन देंगे हम क्या, प्रोन पोजीशन एंड साइडलाइन पोजीशन, कि भाई बच्चे को अपने स्टमक पे हम लेटाएंगे। और इसके अंदर क्या रहती है, सुपाइन पोजीशन इसके अंदर क्या रहती है, याद रखना बच्चों, सुपाइन पोजीशन इसके अंदर क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। नेक्स्ट एम्स का एमसीक्यू बता रहा हूँ, अगर हमने क्या किया, क्लेफ्ट पैलेट की हमने सर्जरी कर दी और सर्जरी के टाइम पे आफ्टर सर्जरी हमने नोटिस किया कि हमको क्या देखने को मिलता है, हाइपर नेजल स्पीच, ठीक है। हाइपर नेजल स्पीच देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता देना है कि ये हमें पता लग रहा है कि हाँ बच्चे में ये चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। तो रूल ऑफ 10 के बारे में पढ़ लिया, पैलेटोप्लास्टी के बारे में पढ़ लिया, कब होती है, क्या पोजीशन देना होता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। और पोजीशन कौन सी देनी होती है, प्रोन पोजीशन, तो यही हमसे एमसीक्यू पूछा गया था इस एमसीक्यू में। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोन पोजीशन यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा। और अपना टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का। और इसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हमने सारे के सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मर्फी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन, ठीक है। एक साइन के बारे में पूछा गया आपसे, मर्फी साइन। तो मर्फी साइन जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है आपको, लीवर एब्सेस के अंदर, स्प्लेनोमेगली के अंदर, पेरिटोनाइटिस के अंदर, या फिर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के अंदर। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए पूछा गया अपने से किससे, मर्फी साइन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा, तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्या होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, देखिए इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लेडर, ठीक है। गाल ब्लेडर का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ड्यू टू अकल्जन ऑफ सिस्टिक डक्ट, या फिर इम्पेयर्ड एम्पटिंग ऑफ गाल ब्लेडर,
सिस्टिक डक्ट के अंदर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, या फिर गाल ब्लैडर का प्रॉपर तरीके से जो एम्प्टी नहीं हो पाना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो कुछ साइन सिम्टम क्या क्या बताया गया आपको, मर्फी साइन, मर्फीज साइन, ठीक है। तो मर्फी साइन क्या होता है, इस साइन के अंदर क्या करता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप सुपाइन पोजीशन में लेटिए। सुपाइन पोजीशन के बाद में क्या है, राइट कोस्टल मार्जिन के अंदर, राइट कोस्टल मार्जिन का मतलब क्या समझ सकते हैं आप, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, राइट कोस्टल मार्जिन प्लस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मर्फी साइन। अब पेन कब देखने को मिलता है, इस पोजीशन में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या रहता है, अपना हैंड का प्लेसमेंट करता है, फिर एग्जामिनर पेशेंट को बोलता है कि आप क्या करो, डीप ब्रीथिंग करो। जब वो डीप ब्रीथिंग करेगा ना तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस। उस टेंडरनेस की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें पेन देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं मर्फी साइन। ओके, कहाँ होता है ये, इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, एग्जाम में ये पूछी भी जाती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक साइन और देखने को मिलता है कोलेसिस्टाइटिस के अंदर ही, उस साइन का क्या नाम है, बोस साइन। तो ये एमसीक्यू नया है तो बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो बोस साइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, इन राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, या फिर आप कर सकते हो एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बोथ साइन। इसके बाद में और क्या साइन देखने को मिलता है आपको, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग कॉमन है, और क्या देखने को मिलेगा आपको, जॉन्डिस। और देखिए नेक्स्ट एक स्पेशली अपना कैरेक्टरिस्टिक साइन देखने को मिलेगा, वो क्या है, इनटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड, ठीक है। फैटी फूड के लिए क्या हो जाएगा अपनी बॉडी में, इनटॉलरेंस देखने को मिलेगा। जब भी पेशेंट फैटी फूड खाएगा उसको पेन एग्रीवेट होगा, ठीक है। फैट का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो आगे प्रॉब्लम्स रहेगी फैटी फूड के रिलेटेड। इसका ही मिलता जुलता एक और डिजीज कंडीशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो थोड़ा इससे रिलेटेड टॉपिक था तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके भी साइन होते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक आपको ट्रायड देखने को मिलता है, किसके किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोलेलिथियासिस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्रायड देखने को मिलता है, ट्रायड का क्या नाम होता है, कार्कोट्स ट्रायड। इस ट्रायड के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, एक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, जॉन्डिस देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है साथ साथ में, हाई ग्रेड फीवर, वो फीवर के साथ में चिल्स देखने को मिलती है। और इन ट्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्कोट्स ट्राइड, जो किसमें देखने को मिलता है, कोलेलिथियासिस वाली कंडीशन के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ इस कंडीशन के अंदर। और देखिए यहाँ पे और क्या साइन देखने को मिलता है, एक आपको और साइन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड पेंटार्ड, ठीक है, रेनॉल्ड पेंटार्ड साइन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये हमारा चारकोट्स ट्रायड देखने को मिलता है इसके अंदर, इसके साथ में और क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपोटेंशन, या फिर जो पेशेंट है वो क्या साइन करेगा, शॉक के साइन कर सकता है इस डिजीज कंडीशन के अंदर, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम वेरी करती है कि कितने डिग्री का जो है वो स्टोन फॉर्मेशन वगैरह ही उसने बॉडी पे कितना अफेक्ट डाला है, ये सारा आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन इसकी सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के अंदर आप दे सकते हो क्या, ERCP, ठीक है। एमसीक्यू बनता है कि ERCP किस में देते हैं, तो लिथोसिस में, स्टोन का रिमूव करता है, रिमूव गाल स्टोन।
और क्या कर सकते हो आप, शॉक वेव, लिथोट्रिप्सी। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपके एम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दोनों ही साइन आपको केजीएमयू के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, एम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चारकोट स्ट्राइड और दूसरा रेनोल्ड फेंटेड, ठीक है। दोनों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसमें देखने को मिलते हैं आपको, एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी मर्फी साइन जैसे, तो ये एमसीक्यू जो है ये आपको केजीएमयू के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के एमसीक्यू आपसे चांसेस है कि इस प्रकार के एमसीक्यू आपसे केजीएमयू पूछे, क्योंकि जो लेवल उन्होंने डिस्कस किया है वो यही है, पैटर्न उन्होंने बता रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 7-year-old चाइल्ड इंटरमिटेंटली बेड वेटिंग एटलीस्ट 2 times a week, ठीक है। एक 7-year-old चाइल्ड है, वो इंटरमिटेंटली क्या कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, 2 week हो गए उसको ऐसा करते हुए। द नर्स एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। अब नर्स एंटिसिपेट कर रही है, उसको ध्यान में है कि इस कंडीशन के अंदर जो फिजिशियन है वो कौन सी ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन करेगा, डेस्मोप्रेसिन, डायजेपाम, मैथिलफेनिडेट या फिर फ्लोक्सेटिन। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन करेगा फिजिशियन, उसका वो क्या करेगा, डेस्मोप्रेसिन को, ठीक है। तो अपन क्या करंटली डेस्मोप्रेसिन भी अपन काम में लेते हैं, ठीक है, इसे ट्रीट करने के लिए। अब डेस्मोप्रेसिन इसको ट्रीट कैसे करेगा, तो डेस्मोप्रेसिन क्या कर देगा, सबसे पहले तो ये है क्या, सिंथेटिक और एनालॉग है किसका, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का ये सिंथेटिक एनालॉग है। इसके अंदर ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम एट नाइट टाइम, ठीक है। नाइट टाइम के अंदर क्या करता है, यूरिन वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। डिक्रीज कैसे करता है, ड्यू टू डिक्रीज प्रेशर इनटू इंट्रावेसिकुलर। उसके अंदर क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह है वो जीएफआर रेट वगैरह है वो यहाँ पे इसके अल्टर होगी। अल्टर होने से जो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डेस्मोप्रेसिन अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। और इसको जो है वो नेजल स्प्रे के यहाँ पे काम, स्प्रे के मेनली यहाँ पर ज़्यादा काम में लेते हैं, और इसकी टैबलेट्स भी आती है, मगर ज़्यादा इसको नेजल स्प्रे के अकॉर्डिंग भी यूज में लिया जाता है। और ये कितना देते हैं, डोज कितना देते हैं, तो 10 माइक्रोग्राम देते हैं अपन। और कब देते हैं, बेड टाइम पे देते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप बोल दोगे कि सर उस मेडिसिन को क्या पता कि अभी रात दिन है, सुबह अगर ले लिया तो सुबह कम कर देगी, बिल्कुल कम कर देगी। तो आपको देना ही कब है, इसको बेड टाइम पे देना, ताकि बेड टाइम पे सोने के बाद में उसको क्या है कि बेड वेटिंग ना हो, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, यूरिन का वॉल्यूम यहाँ पे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, आप सभी ने पढ़ा होगा एक ड्रग और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इमिप्रामाइन। तो प्रीवियसली जो है वो इमिप्रामाइन भी देते थे हम, ठीक है, मगर करंटली जो किसको यूज में ले रहे हैं, डेस्मोप्रेसिन को यूज में ले रहे हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट इमिप्रामाइन के मुताबिक यहाँ पे क्या रहते हैं, कम रहते हैं। इमिप्रामाइन अभी करंटली इतना ज्यादा काम में नहीं ले रहता है, क्यों नहीं लेता है, क्योंकि देखो इसकी कैटेगरी क्या रहती है, ये क्या कैटेगरी रहती है, ये एंटी डिप्रेसेंट रहती है। बच्चे को चाहे डिप्रेशन हो चाहे नहीं हो, ये तो काम करेगी अपना किसका, एंटी डिप्रेशन। प्रायोरिटी काम क्या है इसका, एंटी डिप्रेशन का काम है, ठीक है। तो ये तो एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट में भी कौन सी है, ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू बनता है इसका कि इमिप्रामाइन कौन सी क्लास की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये भी एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है, पूछा हुआ है बहुत बार। एमिप्रामाइन मेनली डिप्रेशन को ट्रीटमेंट के लिए आती है, और पहले एमिप्रामाइन को बेड वेटिंग में भी काम में लेते थे,
also used in to treat the bad वेटिंग। ठीक है, बट करंटली इसको यूज में नहीं लेते हैं, करंटली किसको यूज में लेते हैं, डेस्मोप्रेसिन को, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम है और इसी काम के लिए बनी है। ठीक है, बाकी इमिप्रामाइन तो एंटी डिप्रेसेंट है, तो दोनों यहाँ पे ज्यादा अच्छा कौन है, डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन सी ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया है, ये एमसीक्यू पूछा गया आपसे। तो देखिए, हिपेरिन, लाबेटालोल, डोल्टुगेविर या फिर स्टेप्टोमाइसिन। तो देखिए, कौन सी ड्रग को यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा गया है, तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, वो तो इसको क्या, इसके क्या है कि टेरेटोजेनेटिक इफेक्ट आते हैं। ठीक है, फीटस को अफेक्ट करती है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्रॉस कर लेती है किसको, प्लेसेंटा को बहुत जल्दी टाइम में क्रॉस कर लेती है फीटस में, यहाँ पे साइन इन सिम्टम अल्ट्रेशन यहाँ पे कोज कर देगी। ठीक है, इसलिए हमारा क्या आंसर रहा, स्टेप्टोमाइसिन। बाकी हिपेरिन तो अपन प्रेगनेंसी में देते हैं, कब तक दे सकते हैं हिपेरिन प्रेगनेंसी में, ये एमसीक्यू पूछा गया है। हिपेरिन को प्रेगनेंसी में कब तक यूज किया जाता है, तो हिपेरिन, तो प्रेगनेंसी के अंदर हिपेरिन किस कब तक यूज देते हैं, टिल 32 से लेके 34 वीक तक जो अपन हिपेरिन प्रोवाइड करवा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, अगर उसको जो है वो डीवीटी वाली कंडीशन से हमें प्रिवेंट करना है तो और भी कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन से प्रिवेंट करना है तो इस प्रकार की कंडीशन से अपन हिपेरिन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाबेटालोल। तो लाबेटालोल तो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये तो हमें देनी है प्रेगनेंसी में। अब देखो हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस भी होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, किसी का लेवल बढ़ता है किसी का लेवल कम होता है, तो वो भी यहाँ पे हाइपरटेंसिव कैटेगरी, हाइपरटेंसिव कंडीशन कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा और देखिए, एक ये मेडिकेशन और देखने को मिली आपको, डोल्टिग्राविर। तो ये कब काम में लेते हैं, तो ये एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर काम में ली जाती है, तो इसको भी अपन प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हैं, मदर टू फीटर ट्रांसमिशन के अंदर प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर बट कौन कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहेगा, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को हमने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट इज डन टू वैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ। ठीक है, एक टेस्ट करते हैं अपन, किसको, क्या टेस्ट करते हैं, लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट। ये किसको डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नया एमसीक्यू है थोड़ा। लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट इज डन टू वैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ कैटाटोनिया, स्टूपर, डिमेंशिया या फिर डिप्रेशन। तो देखिए, लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट में हम करते कुछ नहीं है, बस अगर क्या होगा, पेशेंट को कैटाटोनिया के साइन सिम्टम आते हैं, कैटाटोनिक होता है पेशेंट, तो उसको हम क्या करते हैं, लोराजेपाम ड्रग हम उसको देते हैं। कितना देते हैं, 1 to 2 mg। ठीक है, और इस लोराजेपाम के देने के बाद में अपन वापस इसको रीचेकिंग करते हैं, रीअसेस करते हैं, फिर देखते हैं भाई साइन सिम्टम में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो लोराजेपाम टैलेंट टेस्ट किसमें करते हैं अपन, डायग्नोसिस, किसको डायग्नोसिस करने के लिए, कैटाटोनिया को डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस कैटाटोनिया जो रहता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और इसकी डोज क्या रहती है, 1 to 2 mg इसकी डोज रखते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लॉन्ग टर्म केयर नर्स about to give daily dose of digoxin is told that serum digoxin level drawn earlier in the day measure कितना था,
2.4 नैनोग्राम पर ml, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एक्शन लेगी? तो देखो, एक लॉन्ग टर्म केयर में नर्स काम कर रही है। नर्स क्या कर रही है? डेली डोज दे रही है डिजोक्सिन की, और बता रही है कि सीरम डिजोक्सिन लेवल है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, और उसमें कितना मिला हमें? 2.4 नैनोग्राम पर ml देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी? रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द कार्डियोलॉजिस्ट, administer the daily dose of medication, record the normal value of the shift report, या फिर gather data from the clients related to sign of toxicity। इस कंडीशन में नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले इस एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिजोक्सिन का नॉर्मल थेरापेटिक लेवल होता क्या है, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी, डिगोक्सिन। तो देखिए, डिजोक्सिन क्या होती है? सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव आयनोट्रोफिक। पॉजिटिव आयनोट्रोफिक मेडिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉजिटिव आयनोट्रोफिक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है इसका। किसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट है? ये देखो, पॉजिटिव इफेक्ट किसके है? इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करा देती है? बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इससे क्या होगा? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो देखो, तीन काम कर रही है, पॉजिटिव आयनोट्रोफिक, नेगेटिव ड्रमोट्रोफिक। ड्रमोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया? कि हार्ट रेट को कम करती है, एंड डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये हार्ट रेट को कम करेगी ही करेगी, क्योंकि इसी प्रकार से बनी हुई है। तो पॉजिटिव आयनोट्रोफिक, नेगेटिव डेमोट्रोफिक मतलब क्या हो गया? हार्ट रेट को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब ये कौन सी कंडीशन के अंदर अपन देते हैं इसको? तो देखो, ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन की बात। दूसरा, डिजोक्सिन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की क्या होती है? ड्रग होती है। क्यों देते हैं अपनी ड्रग को? क्यों देते हैं? क्योंकि जो हार्ट होता है वो इनफ अमाउंट के अंदर ब्लड को बाहर नहीं निकाल पाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहता है? कम रहता है, जिससे कि बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती। तो हम क्या रहते हैं? डिजोक्सिन अपन यहाँ प्रेफर करते हैं पेशेंट को। उससे क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और पेरिफेरल रीजन तक जो है वो अच्छा ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए हम डिजोक्सिन देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट एमसीक्यू, इसकी डोज कितनी रहती है? तो इसकी तो थेरापेटिक जो डोज रहती है वो कितनी रहेगी? थेरापेटिक डोज इसकी 0.52 टू नैनोग्राम पर ml। अगर इसको मोल में लेना है तो ये कितना रहेगा? 0.6 टू 2.4 मोल पर लीटर। ठीक है, ये क्या रहती है? इसकी थेरापेटिक लेवल रहता है। तो अब देखो, यहाँ पे कितना आया है? मेजर किया उसने, कितना देखा? 0.4 नैनोग्राम। तो ये तो कितना है? हायर रेंज से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या यहाँ पे टॉक्सिक लेवल बता रहा है। तो अब देखो, डिजोक्सिन की जो टॉक्सिसिटी होती है तो क्या देखने को मिलता है आपको? मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट रेट डिक्रीज करता है, तो टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा? हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी? डिक्रीज देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, डायरिया भी देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? विजुअल डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। ठीक है, येलो कलर में उसमें क्या की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है उसके। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है? एरिथमिया। ये सारे टॉक्सिसिटी बता रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, एरिथमिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है पेशेंट को? एनोरेक्सिया अर्ली साइन में आ जाएगा। ठीक है,
और क्या देखने को मिलता है पेशेंट में? फटीग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है डिजोक्सिन में, देखो आपको एक ही इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि डिजोक्सिन जो होता है वो पोटेशियम को लेके काफी सेंसिटिव रहता है, ठीक है। पोटेशियम से उसके अच्छा खासा रिलेशनशिप है, तो अगर पोटेशियम का लेवल अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, तो हाइपोकैलेमिया अगर होता है अपनी बॉडी में, तो ये लीड किसको करता है? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को। तो आपको ध्यान में रखना कि कहीं हाइपोकैलेमिया तो नहीं हो गया है। तो हाइपोकैलेमिया क्या कर सकता है? डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। तो आपको हाइपोकैलेमिया से प्रिवेंट करना है। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डिजोक्सिन वर्क कैसे करता है। डिजोक्सिन वर्क करता है सोडियम पोटेशियम की, यहाँ पे क्या है कि सोडियम पोटेशियम के जो एटीपेज एंजाइम है उसके ऊपर ये वर्क करता है और उसको इनहिबिट कर देता है। ये मैंने आपको बताया ना, इंक्रीज मसल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। मसल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कैसे करता है? मसल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कैसे करता है? सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने से क्या होगा? ये कॉन्ट्रेक्शन पावर बढ़ जाएगी हार्ट की। तो इस प्रकार से डिजोक्सिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रेक्शन पावर बढ़ाता है। और क्या देखने को मिलता है? और क्या एमसीक्यू बनेगा? तो इसलिए देखो यहाँ पे आपको देखो हायर लेवल देखने को मिला है ना, तो अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, क्योंकि गैदर द डाटा फ्रॉम द क्लाइंट रिलेटेड टू साइन ऑफ टॉक्सिसिटी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो इसके थेरेपेटिक रेंज से भी लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये सारे जो टॉक्सिसिटी के मैंने आपको साइन बताए हैं, ये साइन आपको असेस करना होता है। अब देखो यूज डिजोक्सिन का आप यूज कहाँ करोगे? तो देखो डिजोक्सिन का यूज करने के लिए आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसका? तो एट्रियल फिब्रिलेशन में, हर लाइन में एमसीक्यू है। देखो जहां भी मैं डबल लाइन बना रहा हूँ वहां पे एमसीक्यू है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? एट्रियल फ्लटर। और क्या देखने को मिलेगा मेनली? इसके अलावा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहाँ से बनेगा? वो बनेगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये सारे क्या है अपने डिजोक्सिन के यूजेस है कि यहाँ यहाँ अपन क्या डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, कि डिजोक्सिन को कहाँ पे यूज में नहीं लेना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का यूज बनेगा तो ये बनेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डिजोक्सिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर देखो डिजोक्सिन की जो डोज रहती है वो हमको कितनी बताएगी? ये डोज तो अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स सही है, बट कुछ बुक्स के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ बुक्स के अंदर रेफरेंस मिलता है कि डिजोक्सिन की डोज कितनी रहती है। तो 0.8 से लेके 2 mg पर ml, ठीक है। ये भी आपको जो है वो डोज देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो अपना ये भी 0.5 0.8 नियर बाय नॉर्मल है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं आपसे, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 0.8 से 2 mg अगर दिया रखा तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नहीं तो आप इसको करेक्ट मान सकते हो। अब देखो डिजोक्सिन क्या करता है, नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आपसे बनेगा तो क्या बनेगा? डिजोक्सिन क्या करता है? हार्ट रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट आ रहे हैं तो डोज को क्या कर देगा? विदहोल्ड कर देगी। और क्या करना है? बिफोर गिविंग डिजोक्सिन फुल 1 मिनट तक क्या करेगी? एपिकल पल्स को चेक करेगी। ये भी एमसीक्यू बना हुआ है कि पूरी पूरी 1 मिनट तक क्या करना है? एपिकल पल्स को असेस करना है। तो आपको पता लग जाएगा भाई हार्ट रेट का क्या आ रहा है, हार्ट रेट अपना, ठीक है। और अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगी, टॉक्सिसिटी का लेवल ज़्यादा आपको देखने को मिल गया, तो इसका क्या होता है? एंटीडोट भी आता है। एंटीडोट जो है होता है वो क्या होता है इसका? क्या होता है इसका एंटीडोट? डिगी बाइंड। ये इसका क्या हो गया? इसका एंटीडोट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा कि अगर एक डोज मिस हो गई है तो आपको डबल डोज लेनी है क्या? अगर आपसे ऐसा एमसीक्यू अगर पूछ ले एग्जामिनर, एक पेशेंट है जिसको डिजोक्सिन की डोज मिस हो गई है तो वो नेक्स्ट टाइम पे क्या डबल डोज कर देगा? तो नेवर डबल द डोज, ये भी ध्यान में रखना। नेवर डबल द डोज, कभी भी डिजोक्सिन की डोज को आपको डबल नहीं लेनी है। मिस हो गई तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डोज को लीजिए, बट डोज को डबल मत कीजिए, ठीक है। दूसरा ध्यान में रखनी है, आप क्या करना है? आपको हाई पोटेशियम डाइट आपको लेनी है।
पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको हाई पोटेशियम डाइट आपको लेनी होती है। नेक्स्ट देखिए डिजोक्सिन क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। इससे अभी एमसीक्यू बनता है किस प्रकार हार्ट रेट को कम करता है, तो ये क्या करता है, वेगल स्टिमुलेशन। डिजोक्सिन वेगल स्टिमुलेशन भी करती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, हार्ट रेट डिक्रीज देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव डोमोट्रोपिक नेगेटिव, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव डोमोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक। ठीक है, तो ये कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने किसके, डिजोक्सिन को लेके। तो देखिए मैंने आपको एक साइड इफेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया क्या डिजोक्सिन का, क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अब ये भी समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको वेंट्रिकुलर एरिथमियाज देखने को मिलते हैं। डिजोक्सिन क्या करता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कोज करता है। मैंने आपको साइड इफेक्ट में एक वर्ड लिखा था, मैंने आपको क्या लिखा था, एरिथमिया। तो एरिथमिया की बात किसकी कर रहा था मैं, वेंट्रिकुलर की। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या देखने को मिलता है आपको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसलिए इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटर रखना है। किस प्रकार से होता है ये, तो देखिए जब कभी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो ये क्या करता है, डिक्रीज एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज एट्रियोवेंट्रिकुलर का कंडक्शन डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे जा रहा था पेसमेकर के थ्रू, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, डिक्रीज इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के पास में जो पहले इम्पल्स पहुंच रही थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से इसको काउंटर रेगुलेट करने के लिए क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए इंक्रीज हो जाएगी क्या, पेसमेकर एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। एरिथमियाज भी कौन सा, फिब्रिलेशन वाला। ठीक है, तो इसलिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के अंदर डिजोक्सिन जो होता है वो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो इसके बाहर आपका डिजोक्सिन का एमसीक्यू नहीं जाएगा, ये ध्यान में रख लेना, इसके बाहर आपको एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए क्लाइंट प्रेजेंट टू द अर्जेंट केयर सेंटर। ए क्लाइंट है आया कहाँ पे, अर्जेंट केयर सेंटर पे, विद कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड वोमिट ब्राइट रेड ब्लड। उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वोमिटिंग कैसी कर रहा है वो, ब्राइट रेड ब्लड निकाल रहा है। ठीक है, वोमिटिंग के साथ में, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अब यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा आपका, टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, परफॉर्म ए कंप्लीट एब्डोमिनल असेसमेंट, ऑब्टेन ए थ्रो हिस्ट्री ऑफ रिसेंट हेल्थ स्टेटस के बारे में हिस्ट्री लोगे, या फिर प्रिपेयर टू इंस्टेट नेजोगेस्टिक ट्यूब एंड टेस्ट पीएच एंड ऑकल्ट ब्लड। क्या रहेगा आपका नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वोमिट कर रहा है, वोमिट के साथ में ब्राइट रेड ब्लड दे रहा है और अर्जेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। तो यहाँ पे नर्स क्या करेगी, एज ए नर्स आप वहाँ पे सिचुएटेड हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्राइट रेड ब्लीडिंग ब्लड आ रहा है, मतलब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको पता लगाना है कि क्लाइंट को जो है वो क्या हो गया है, हाइपोटेंसिव या फिर हाइपोवोलेमिया, शॉक तो नहीं हो गया है। इसलिए आपको क्या करना है, वाइटल साइन को असेस करना है, और आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वाइटल्स को असेस करना। आप ब्लड प्रेशर देखोगे डिक्रीज देखने को मिलेगा, पल्स देखोगे तो हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, ये होते हैं शोक के साइन सिम्टम। तो आपको देखो एग्जाम में शोक तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि शोक से रिलेटेड काफ़ी सिस्टम होते हैं जो शोक की कंडीशन में अल्टर होते हैं। ठीक है, एक शोक हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड में भी मल्टी सिस्टम अल्टर होते हैं, डायबिटीज हो गया, इस प्रकार की डिजीज कंडीशन को आपको छोड़ना ही नहीं है हर किस भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इनसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्लिनिक नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ फेरेंजाइटिस। एक क्लिनिक नर्स है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को डायग्नोस क्या हुआ है, फेरेंजाइटिस। द नर्स प्लान टू प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। कौन सा इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को प्रोवाइड करेगी नर्स, ऑप्शंस क्या है, ड्रिंक हॉट टी थ्रू आउट द डे, कि भाई आपको दिन भर गर्म चाय पीनी है। ड्रिंक द कोकोआ इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी से अच्छा आप कोकोनट वाटर को आप ज़्यादा काम में लीजिए। रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इंटेक टू 1000 ml a डे, अब 1000 ml तक ही जो है फ्लूड इंटेक कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। या फिर ईट फूड दैट आर हाईली सीजनड इन
मॉडरेशन, कि आप इस प्रकार के फूड को खाए जो आप सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको मिलते हो। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए सबसे पहला देखो कि क्या बताया गया है, कि क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आप उसको। इन मॉडरेशन का मतलब हो जाता है क्या, कि अवॉइड करना, कम करना, ठीक है। तो आप ईट फूड्स दैट आर हाईली सीजनड, ऐसे फूड्स को आपका करना है, अवॉइड करना है जो आपके थ्रोट को यहाँ पे क्या करे, इरिटेशन पहुंचाए, ठीक है। इस प्रकार के फूड्स को अवॉइड करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए 1000 ml तक हमें लिमिट नहीं करना है, 2000 से 3000 ml तक आपको जो है वो लिक्विड देना होता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आप आराम से दे सकते हो। और देखिए कोका इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, तो आपको हमेशा क्या करना है, मिल्क फूड अवॉइड करने होते हैं फेरिंजाइटिस के अंदर। ये भी ध्यान में रखना, फेरिंजाइटिस वाले पेशेंट में मिल्क फूड अवॉइड करना होता है। क्यों करना होता है? बिकॉज इट कैन इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या कर देता है, म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ड्रिंक हॉट टी, हॉट टी नहीं पीना है, उसको आपको बताना है कि आपको क्लियर फ्लूइड लेना है। आपको गरम गरम ठंडा कुछ नहीं, बस आपको साफ आपको फ्लूइड लेना है, बस जो नॉर्मल टेम्परेचर का हो, ठीक है। तो अगर किसी को फेरिंजाइटिस हो तो ये ध्यान में रखना है। तो देखो नेक्स्ट फेरिंजाइटिस है, तो अगर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कौन सी प्रॉब्लम, आप बैक्टीरिया देखने को मिलता है, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन रहता है फेरिंजाइटिस को कोज करवाने के लिए, तो उसका भी बहुत बार एमसीक्यू बनता है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगर किसी क्लाइंट को फेरिंजाइटिस हो गया है तो आप क्या हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री लोगे कि आपका प्रीवियसली थ्रोट पेन हो रहा था क्या, ठीक है। तो अगर थ्रोट पेन हो रहा था तो आप समझ जाओगे कि हाँ पहले इसको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से इसका प्रॉब्लम हुआ होगा हिस्ट्री के अंदर कभी, तो उसे अभी करंटली आप डायग्नोज कर सकते हो। एक हार्ट डिजीज भी देखने को मिलती है, र्यूमेटिक हार्ट प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो, क्लाइंट को पूछ सकते हो कि प्रीवियसली आपको कभी फेरिंजाइटिस हुआ था क्या, क्योंकि वहाँ पे भी स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस होता है वो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं, अगर किसी ने 2-4 एग्जाम दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी का, तो दो ध्यान में रखें, उन्होंने देखे होंगे एग्जाम में इस प्रकार के एमसीक्यू आते हुए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट विद मल्टीपल माइलोमा एंड इंक्लूड विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान। नर्स क्या कर रही है, केयर प्लान क्रिएट बना रही है कि कौन से क्लाइंट के लिए मल्टीपल माइलोमा है किसी पेशेंट को, उसको तो कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन हाई रखेगी, ठीक है, कौन सा इंटरवेंशन प्रायोरिटी में रखेगी अपने केयर प्लान में। एनकरेज फ्लूइड प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, मॉनिटरिंग द रेड ब्लड सेल काउंट। मल्टीपल माइलोमा है तो वहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन रखेगी अपने प्लान में। तो देखिए मल्टीपल माइलोमा वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया। तो अब हाइपर कैल्सीमिया को आपको क्या करना है, कंट्रोल में करना है, तो आपको क्या करना है, फ्लूइड आपको बढ़ाना है, ताकि जो कैल्शियम आपको जो ज़्यादा देखने को मिलता है ब्लड के अंदर वो एक्सक्रिएट हो जाए किडनी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बोन का डिस्ट्रक्शन, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, बोन डिस्ट्रक्शन होता है। उसकी वजह से क्या है, बोन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। उसकी वजह से रीनल स्टोन बन सकता है। तो आपको एनकरेज करना है फ्लूइड वॉल्यूम को, फ्लूइड वॉल्यूम एनकरेज करोगे तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमें यूरिन आउटपुट कितना बढ़ा के रखना है, 1.5 टू 2 लीटर पर डे तक हमें यूरिन आउटपुट रखना होता है मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट में। इसलिए एनकरेज करना है फ्लूइड वॉल्यूम को। दूसरा, एक तो फ्लूइड वॉल्यूम को एनकरेज किया किसके लिए, हाइपर कैल्सीमिया के लिए। दूसरा
रीनल ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है, देखो प्रोटीन भी हमें वहां तक जाती है, मगर रीनल ट्यूबुल से क्या होता है, प्रोटीन का 100% एब्जॉर्प्शन होता है, वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए एनकरेज करना है फ्लूइड वॉल्यूम को, ताकि प्रोटीन का जो वहाँ पे कंसंट्रेशन वहाँ पे पड़ा ना रहे, मतलब प्रोटीन का भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता रहे। अगर वहाँ पे देखो फ्लूइड वॉल्यूम का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो फ्लूइड का जो फ्लो है वो किडनी की तरफ कम पहुंचेगा, तो प्रोटीन भी वहाँ पे क्या होगा, प्रिसिपिटेट होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा, जमाव शुरू हो जाएगा उसका, तो वो आगे जाके किडनी को भी इफेक्ट करेगा प्रोटीन, है ना। प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, बीयूएन का लेवल बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है आप क्या करो, फ्लूइड बढ़ा दो, ताकि जो प्रोटीन है वो भी वहां से वापस रीअब्जॉर्ब हो सके, और कैल्शियम है वो वहां से ब्लड से बाहर निकाला जा सके, ताकि रीनल स्टोन ना हो और भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड पेजेट डिजीज। नर्स क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है असेसमेंट को, क्लाइंट को क्या हो सस्पेक्ट हुआ है, पेजेट डिजीज। ऑन असेसमेंट द नर्स On assessment, the nurse would expect the client to report as the most common symptom of this disease। अब देखो पेजेट डिजीज क्या होती है, इसके बारे में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा आपको। तो देखो पेजेट डिजीज होती क्या है, पैगेट डिजीज बोलते हैं, पेजेट डिजीज बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं वो पैगेट बोलते हैं, कुछ है जो पेजेट बोलते हैं, तो दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे आप रख सकते हो। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार की क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बोन है, इसके अंदर क्या होती है, बोन्स कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रोकन हो जाती है, और ब्रोकन होने के बाद में वो क्या होती है, रिफॉर्म्ड होती है। हमारी जो बॉडी है उसमें ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करती है, उसको वापस रिफॉर्म करती है, बट इसके अंदर बोन जो होती है वो अच्छे से वापस पहले के जैसे रिफॉर्म नहीं होती है, मतलब वो जैसी क्वेश्चन बन जाती है, अपना जो एरो रहता है, ठीक है। इस प्रकार की जो बोन्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, अगर वो टूट के वापस जुड़ती है तो वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है। तो बोन का जो बोर्ड वाला अपना यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो बोविंग बोविंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे बोन्स के अंदर, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है वो क्या देखने को मिलेगा, बोन वीक देखने को मिलेगी, ब्रोकन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बोन पेन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है पैगेट डिजीज के अंदर, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसकी, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बोन्स वीक होती है, ब्रोकन होती है, रिफॉर्म होती है, अच्छे से मेंटेन अपना अलाइनमेंट पेशेंट नहीं बना पाता है, बोन वीक रहेगी तो उसको कंटिन्यूसली पेन रहेगा पेशेंट को। इसलिए जो बोन का जो रिफॉर्म्ड है वो यहाँ पे प्रोग्रेसिवली एनलार्ज्ड बोन हो जाएगी, कभी कहीं कहीं छोटी पड़ जाएगी बोन, रिफॉर्म ढंग से होगी नहीं, कहीं पे ज़्यादा कैल्शियम लग जाएगा तो और ज़्यादा इसका डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, तो बॉडी की यहाँ पे आपको अपीयरेंस गड़बड़ा जाएगी पेशेंट की। ये होती है पैगेट डिजीज। तो यहाँ पे बोन पेन आपको जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के अंदर आएगा, क्या, बोन पेन। बाकी के सिम्टम्स तो आपको देखने को मिलेंगे, मगर बोन पेन यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमन पूछा तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।